हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सोल्व करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीम सेपरेटर मशीन का हद क्या कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है, याद रखिएगा एक उपनाम दिया गया है जो कि यहाँ कौन सा होता है, बाउल होता है। कौन सा होता है यहाँ कि क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है, तो इसका हद किसे बोलता है, ये बोलता है बाउल, जो कि यहाँ होता है यहाँ क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है, तो इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ इसे आप नोट कर सकते हो कि ऐसी कौन सी नस्ल होती है जिसके यहाँ कान चरते समय जमीन को छू जाते हैं, मतलब यहाँ लंबे कान होते हैं। ठीक है, आपको दोनों टाइम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके यहाँ की मान लीजिए घास फूस जो चरती है तो उस समय क्या होते हैं, उसके कान क्या होते हैं, जमीन को छू जाते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे कान किस नस्ल के होते हैं। तो दोनों का राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ सोनारी होती है। कौन सी नस्ल होती है जिसके यहाँ कान चरते समय जमीन को छू जाते हैं, तो कौन सी होती है, सोनारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब याद रखना, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूरी ऐसा है, ठीक है, इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना होगा। अब इन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बछड़े को मादा पशु के साथ रखकर क्या पालना, या फिर सॉरी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बछड़े को मादा पशु के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर पूछा गया साथ रखकर, और सेकंड क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि बछड़े को मादा पशु से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है। तो याद रखिए, अब इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो तो इसको ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे इसे कि साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। लेकिन मादा पशु से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक साथ रखकर पाला जाता है, एक अलग रखकर पाला जाता है। लेकिन इन दोनों मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। याद रखिएगा, हमने दोनों की तो हमको आपने यानी ये तो जान लिया कि दो मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होती है सकलिंग, एक होती है विनिंग। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ये होता है विनिंग होता है। कौन सा होता है, विनिंग होता है। और विनिंग क्या होता है, हमने अभी जान ही लिया कि हम बछड़े को मादा पशु से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, विनिंग। और सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ विनिंग मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपको याद रखना होगा कि पशु का जो भार कैलकुलेट किया जाता है, ये क्यों, इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, आपने जाना होगा कि पशु का भार कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या रहता है। तो इसके मुख्यतः यहाँ 2-3 रीजन रहते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो मेन रीजन रहता है वेट कैलकुलेट करने का पशु का, तो रहता है यहाँ संतुलित आहार का निर्धारण करना। मतलब यहाँ उसको कितना खाना पीना देना चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उसका क्या करते हैं, भार का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन उद्देश्य होता है भार को ज्ञात करने का या फिर जांच करने का, तो कौन सा होता है, संतुलित आहार का निर्धारण करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ कि पशु की स्वास्थ्य जानने के लिए भी उसका क्या करते हैं, भार की जांच की जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड उद्देश्य रहता है वो रहता है यहाँ पशु के मांस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। आपको पता चल गया कि जो फर्स्ट रीजन रहता है वो कौन सा रहता है, संतुलित आहार का निर्धारण करने के लिए। सेकंड जो रीजन रहता है वो कौन सा रहता है, यहाँ पशु का स्वास्थ्य जानने के लिए। और जो थर्ड रीजन रहता है वो रहता है यहाँ पशु के मांस की मात्रा को जानने के लिए। अब आपको सभी को पता चल ही गया होगा कि पशुओं का जो भार जांच की जाती है या फिर जो भार का कैलकुलेट किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसके रीजन आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं को बेहोश करने के लिए, पशुओं को बेहोश करने के लिए काम में ली जाने वाली औषधि कौन सी होती है, तो वो होता है यहाँ क्लोरोफॉर्म होता है। आप सभी जानते होंगे किसका प्रयोग कैसा है बेहोश करने के लिए, चाहे वो मनुष्य मान सकते हो या फिर किसी प्रकार का एनिमल, तो दोनों को यहाँ कि जो बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, क्लोरोफॉर्म का। और जो अगर बात करते हैं इसके सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है CHCl3। क्या होता है इसका सिंबल, तो ये होता है CHCl3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पशु के जो आंतरिक परजीवी रहते हैं,
ठीक है, पेट के अंदर भी आप मान सकते हो कि जो आंतरिक परजीवी होते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए किसका या फिर किस केमिकल का प्रयोग कैसा है, तो ये कैसा है, नीला थोथा का। किसका प्रयोग कैसा है, नीला थोथा का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीला थोथा किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, नीले थोथे का प्रयोग कैसा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया है कि नीला तोता एक्चुअल में किसे कहते हैं। ठीक है, होता क्या है ये नीला तोता, तो याद रखिएगा यहाँ कॉपर सल्फेट को यहाँ नीला तोता के नाम से जाना सा है। किसे बोला सा यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला तोता किसे बोला सा है, तो कॉपर सल्फेट को यहाँ नीला तोता के नाम से जाना सा है। और अगर बात करें इसका जो सिंबल रहता है तो ये क्या होता है, यहाँ इसका जो सिंबल रहता है ये क्या होता है, CuCSO4 होता है। क्या होता है, याद रखिएगा नीला तोता का जो सिंबल रहता है ये होता है CuSO4 होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय और भैंस की औसत आयु कितनी होती है, तो जो एवरेज रहती है इनकी एज ये कितनी रहती है, 20 से 23 वर्ष होती है। कितनी होती है, हाँ गाय और भैंस की जो औसत आयु ये रहती है 20 से 23 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ जयपुर में। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा टेट्रापैक संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी। याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है कि जो ऑपरेशन फ्लड होता है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। कब की गई थी, याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत तो या फिर इसका स्टार्टअप तो ये किया गया था 1970 में। इसके साथ साथ याद रखना एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आपसे कि जो ऑपरेशन फ्लड होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अर्थात यहाँ ये क्यों चलाया गया था, इसका रीज़न क्या होता है, इसका जो उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड को चलाने का तो ये क्या था। ये क्वेश्चन आपसे रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा जो ऑपरेशन फ्लड होता है इसका जो मेन उद्देश्य होता है ये क्या होता है, यहाँ जो दुग्ध उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देना। क्या होता है, यहाँ दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना यहाँ ऑपरेशन फ्लड का मेन उद्देश्य था। ठीक है, याद होगा कौन सा उद्देश्य था इसका ऑपरेशन फ्लड का चलाने का, तो इसका जो मेन पर्पस था इसको चलाने का वो यही था यहाँ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक अच्छा क्वेश्चन है कि पशुओं के शरीर की धूल मिट्टी या फिर गंदगी को हटाने के लिए काम में लिया सा है, तो ये कैसा है, यहाँ खुरहरा, जिसे यहाँ ग्रूमिंग के नाम से जाना सा है। याद रखिएगा कि पशुओं के शरीर की धूल मिट्टी गंदगी को हटाने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, खुरहरा, और यहाँ इसे ही यहाँ ग्रूमिंग के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय गाय और संकर गाय। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे दो पूछा गया है कि एक तो पूछा गया भारतीय गाय के बारे में, एक पूछा गया है संकर गाय के बारे में। तो इन दोनों में आपसे पूछा गया कि यौनावस्था क्रमशः कितने उम्र में आ जाती है। ठीक है, एज जो एवरेज माना गया है कितनी एज में आ जाती है इनकी प्यूबर्टी। तो याद रखिए अगर बात करते हैं भारतीय गाय की तो यहाँ भारतीय गाय की जो प्यूबर्टी आती है ये कितनी एज में आती है, तो आती है 24 माह में। याद रखिएगा भारतीय गाय की अगर बात करते हैं तो 24 महीने, और अगर बात है संकर गाय तो यहाँ संकर गाय में केवल 18 महीने में प्यूबर्टी या फिर यौनावस्था आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है भारतीय गाय और संकर गाय में। तो भारतीय गाय में जो प्यूबर्टी आती है यौनावस्था आती है तो ये 24 महीने में आती है, लेकिन अगर बात है संकर गाय तो संकर गाय में कितनी आ जाती है, यहाँ 18 महीने में आ जाती है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से संबंधित है कि भैंस में प्यूबर्टी या फिर यौन अवस्था कितने उम्र में आ जाती है। तो हमने अभी जाना कि भारतीय गाय में तो कितनी आती है, हाँ 24 महीने में, और संकर गाय में कितनी आती है, 18 महीने में आ जाती है। लेकिन अगर बात करें भैंस में प्यूबर्टी या यौन अवस्था की एज तो ये आती है यहाँ 30 महीने में। कितने में आती है, 30 महीने में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सींग के छल्लों से पशु की आयु की गणना कैसे की जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि सींग के छल्लों से पशु की आयु की गणना कैसे की जा सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है ये क्या रहता है, आप तो डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर आपको छल्लों के माध्यम से पशु की उम्र कैलकुलेट करनी है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जितने छल्ले होते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके 3 छल्ले हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पशु के 4 छल्ले होते हैं तो उसकी एज बताइए, तब आपको कैसे बतानी है, याद रखिएगा कि जो फर्स्ट छल्ला बनता है, याद रखिएगा कोई सा पशु है तो उसमें जो फर्स्ट छल्ला बनता है सींग का तो बनता है 3 साल में, मतलब यहाँ 2 साल बाद में एक छल्ला आता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 साल बाद में क्या आता है, एक छल्ला आता है। मतलब यहाँ कि आपको बस 2 ऐड कर देने हैं और जितने भी जो छल्ले होते हैं, ठीक है, जितने भी मान लीजिए आपको 3 दे रखी है तो 3 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि 2 + 3 ऐसे आप एज को कैलकुलेट कर सकते हो।
आई थिंक आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए कि मान लीजिए आपको कैलकुलेट करनी है सींगों के जो छल्ले होते हैं उनके माध्यम से पशु की एज। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट छल्ला बनता है पशु में तो वो बनता है 3 साल में, मतलब यहाँ 2 साल को छोड़कर 1 साल बनता है, 1 छल्ला बनता है और उसके बाद में यहाँ प्रत्येक वर्ष में एक एक छल्ला बनता जाता है। ठीक है, शुरुआती जो बनता है 3 साल में बनता है, उसके बाद में प्रत्येक साल में यहाँ एक एक छल्ला बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जितने भी जो छल्ले होते हैं उसमें केवल आपको 2 ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो जितने भी जो छल्ले आएंगे वो उसकी एज मानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं तो उस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है यहाँ मरा मुख बोला जाता है। याद रखिएगा कि जब पशु के यानी मुंह में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं तो उस अवस्था को बोला जाता है भरा मुख। लेकिन इसके विपरीत जो अवस्था होती है, मतलब यहाँ कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पशु के किसी भी प्रकार का कोई दांत नहीं रहता है, मतलब यहाँ बिल्कुल खाली रहता है मुँह, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है पोपला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जबकि पशु की अधिक उम्र होने पर सभी दांतों का गिर जाना क्या कहलाता है, पोपला कहलाता है। याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि ऐसी कंडीशन जिसमें यहाँ सभी दांत आ जाते हैं तो उसे बोला जाता है भरा मुख, और ऐसी कंडीशन है जिसमें यहाँ ये पशु के किसी भी प्रकार का कोई दांत नहीं रहता है या फिर सभी दांत झड़ जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, पोपला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कील दांतों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो इंसाइजर दांत होते हैं, कील दांत का मतलब क्या होता है, जो इंसाइजर दांत होते हैं तो कितने होते हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। याद रखना, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि कील दांत मुख्यतः किस में पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी प्रकार का जो एनिमल होता है और मुख्यतः याद रखिएगा उनमें ही इंसाइजर दांत पाए जाते हैं जो कि यहाँ मांसाहारी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो कील दांत होते हैं ये केवल मांसाहारी पशुओं में ही पाया जाता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि गाय, भैंस और भेड़ और बकरी क्या ये मांसाहारी में आते हैं, नहीं। ठीक है, ये शाकाहारी में ही आते हैं, मतलब यहाँ इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कील दांत या फिर इंसाइजर दांत नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध दोहन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, तो कौन सा होता है, यहाँ पूर्ण हस्त विधि होती है। कौन सी होती है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ विधि ये होती है फुल हैंड मेथड। ठीक है, इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखिएगा कि फुल हैंड मेथड या फिर पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध दोहन की क्रिया औसतन कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया कितने टाइम में, यानी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या फिर 20 मिनट में। ये आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको कमेंट करना है, लाइव चैट में कोई भी कमेंट नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन यहाँ अगर आपसे आता है तो सभी कमेंट करिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बता देना कि हमसे नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी डायरेक्ट कमेंट करिए कि दूध दोहन की क्रिया औसतन कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दें एक लाइक, इस वीडियो कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉप से, जब तक ले चाहिए, टेक केयर।